मतदान है हर नागरिक का अधिकार। लोकतंत्र को मजबूत करना हो सबका विचार। इस पर्व में हिस्सा लेकर सुनिश्चित करें जन भागीदारी, निभाएं वोट देकर अपनी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का छठा चरण का दौर जारी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, ओडिशा, झारखंड और जम्मू और कश्मीर की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर वोट, किस पर पड़ेगी चोट। छठे चरण के लोकसभा चुनाव पर महा कवरेज। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। देश में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। ये चुनाव 889 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन है कि जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत मार्क्स यानी वोट लेकर सत्ता पर काबिज होते हैं। और ये फैसला जनता करेगी, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उसी के हाथों होना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान जारी। 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 25.76% मतदान दर्ज। ओडिशा में 42 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। करीब 11 करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाताओं के हाथ में है 889 उम्मीदवारों की किस्मत। धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, संबित पात्रा, मनोज तिवारी, मनोहर लाल खट्टर, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, अभय सिंह चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कद्दावर नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्र में जनसभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन पर किया करारा प्रहार। कहा, भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने रख सके। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के दिग्गज कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह हिमाचल के हमीरपुर में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में भरी हुंकार। अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियां भी प्रचार में जुटी। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया साक्षात्कार। कहा, भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। पीएम ने कहा, धार्मिक आधार पर आरक्षण मंजूर नहीं। कांग्रेस और ममता बनर्जी पर ओबीसी का हक मुसलमानों को देने का लगाया आरोप। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पहले की सरकारों के समय भी वही केंद्रीय एजेंसियां थीं, लेकिन पिछले 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए नकद पकड़े। पहली बात है कि देश को गर्व होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी है कि जिसका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। दूसरा, ये सरकार ऐसी है कि जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम है उसको करना पड़ता है। अगर किसी को सफाई का जिम्मा है तो वो सफाई करनी पड़ेगी। भाई तुम घर पे सो नहीं सकते हो। तुम्हें समय पर बस चलानी है तो बस चलानी पड़ेगी। तो एक गवर्नेंस में हर एक को अपना अपना काम ढंग से करना चाहिए। ये डिसिप्लिन लाने का मेरा प्रयास है। उसमें ईडी डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें सीबीआई भी आता है, उसमें विजिलेंस भी आता है। सारे डिपार्टमेंट हर एक को काम करना होता है। यही सरकारें थी पहले, यही स्ट्रक्चर था, यही अफसर थे, यही पद थे, यही तनख्वाह था, यही फाइलें थी, यही प्रक्रिया थी। 10 साल में 2004 से 2014
प्रधानमंत्री भी थे और सुपर पीएम भी थे, रिमोट से सरकार चलती थी। 34 लाख रुपये उन्होंने जब्त किए थे। इसका मतलब डिपार्टमेंट सोया पड़ा था, कुछ करता ही नहीं, देश चिल्लाता था। और सरकार भी वो गई तो करप्शन के मुद्दे पर गई जी। हम आए, हमने कहा भाई ये कुछ नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। 2200 करोड़ रुपया पकड़ा कैश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये जो गलती होती है ना कि भाई मोदी मुसलमानों को आरक्षण का विरोध करता है, मैं कहता हूं कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे पर बहुत गहरी चर्चा की है। चर्चा कर करके संविधान सभा ने जो संविधान बनाए वो कहता है कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर एक बार टुकड़े हो चुके हैं, अब इस देश को ज़्यादा टुकड़े नहीं होने देना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, बाकी भी संविधान के सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा। मेरा कहना है कि हमें संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है, लेकिन फलाने धर्म के हो इसलिए मिलेगा, ये इस देश में नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद के दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फिलॉसफी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि फेडरलिज्म में केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच अन्याय नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच बहुत ही सीमलेस संकलन होना चाहिए। मेरा उद्देश्य में प्रयास होता है। कोविड में आपने देखा, मैं हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सबको साथ लेकर के चलाने की कोशिश कर रहा था। G20 में आपने देखा, सभी राज्यों को अवसर दिया, मैंने सभी राज्यों को जोड़ा। कुछ राज्यों ने मदद की, कुछ राज्यों ने नहीं की, लेकिन हमने कोशिश पूरी की। कुछ राज्यों ने कहा हम खर्चा नहीं करेंगे, फिर भी हमने कहा भाई तुम्हारी फ़ोटो लगाओ, तुम जाके बैठो, तुम्हारी फ़ोटो निकले। हाँ, क्योंकि दुनिया में एक अच्छी छवि गई हमारी, तो हमारी कोशिश रहती है सबको साथ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश आएगा और चुनाव के बाद हंग होने की संभावना से इनकार किया है। खान मार्केट गैंग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के आखिरी चरणों में गैंग के लोग हंग होने का शिगुफा छोड़ने में नाकाम रहे। ये जो खान मार्केट गैंग टाइप लोग होते हैं, वे चुनाव के आखिर में एक शगुफा छोड़ते हैं कि हंग बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कम से कम इस बार ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है, वरना मैं सोच रहा था कि शायद जब 20 दिन बाकी होंगे तो ये मैदान में आ जाएंगे, सब हंग होगा, फिर चर्चा यही हफ्ते भर चलेगी। इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस विवादों में रख करके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की है। इस बार आपने उन्हें 400 की फिरकी में भी उलझा दिया ना। हमने उलझाया नहीं है जी। देश की जनता का निर्णय हम समझते हैं। हम देश की जनता की आंखों में वो ताकत देखते हैं और उसको जनता ही अपने शब्दों में कहती है। हम तो इको इफेक्ट देते हैं, ये है तो आवाज़ जनता की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत देश के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 58 लोकसभा सीटों पर जोर शोर से मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक इन सभी लोकसभा सीटों पर 25.76% मतदान दर्ज किया जा चुका है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 36.88% मतदान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम मतदान ओडिशा में दर्ज किया गया है, जहां सुबह 11 बजे तक 21.30% मतदाताओं ने वोटिंग की है। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 27.06%, झारखंड में 27.80%,
बिहार में 23.67%, जम्मू कश्मीर में 23.11%, राजधानी दिल्ली में 21.69% और हरियाणा में 22.09% वोटिंग हुई है। वहीं लोकसभा के छठे चरण में देश की दिग्गज हस्तियों ने भी मतदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो आप ये दृश्य देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में राष्ट्रपति से लेकर आम जनता तक सभी बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये 3 दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति, तीनों को आप देख सकते हैं, तीनों अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 58 सीटों पर मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में मतदान किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मतदान किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की अंबाला कैंट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर के नारायणगढ़ जाकर मतदान किया। तो ये 4 दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, नायब सिंह सैनी, ये चारों अपने अपने जो मतदान केंद्र हैं वहां पर गए और इन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। तो ये शुभेंदु अधिकारी के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी नेता और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र में वोट डाला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपने बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिल्ली स्थित निर्माण भवन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद राहुल गांधी ने जनता से घरों से निकलकर मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ मतदान किया। डीडी न्यूज संवाददाता निशांत सौरभ से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब तक हुए 6 चरणों की वोटिंग में मतदाताओं की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साथ ही कहा कि ईवीएम या वोटिंग आंकड़ों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी संभव नहीं है। हमारे साथ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, आज छठे चरण की वोटिंग देश भर में हो रही है, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? देखिए, ये एक उत्सव है, ये एक गर्व का विषय है। मेरे लिए भी बहुत गर्व का विषय है। आज मैं अपने फादर के, अपनी वाइफ के, अपनी बेटी के साथ वोट देने आया हूँ। पहला वोट देने जब मैं गया था तो मैं फादर के साथ गया था अपने कस्बे में, और आज फादर इज़ 95 ईयर्स और मैं उनके साथ वोट देने आया हूँ फिर से। तो मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है मैं भी एक फिर से वैसे ही बच्चा हूँ जैसे यंग एज में उनके साथ गया था। तो आई हैव द सेम फीलिंग टुडे ऑल्सो। एवरीबडी मस्ट वोट। मेरी सबसे अपील है कि सब लोग बड़ी मात्रा में वोट देने आएँ। एक हमारा विभाग ऐसा है जो आपके घर जाके कहता है वोटर बन जाओ, जो आपके घर जाके आपको स्लिप पहुँचाता है, आपका वोटर कार्ड आपके घर पहुँचाता है, मान मुरब्बत करता है। बाकी तो अगर किसी विभाग से कुछ लेना हो तो आपको जाना पड़ता है ऑफिस। तो जब इतनी तैयारी की है तो आप जरूर आइए। जिस तरह से 6 चरणों में वोटिंग हुई, आज छठे चरण का चुनाव है, क्या कहेंगे, कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं आप इन 6 चरण के चुनाव के बाद? बेहद संतुष्ट। और संतुष्टि का आलम यह है कि जब लंबी लंबी कतार महिलाओं की डिफरेंट अटायर्स में देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चे मतलब यंग वोटर्स को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, उनके घर जाके वोट लेते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं,
बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी अपील अगेन एवरीबडी टू कम एंड वोट। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं वोटिंग हो रही है, उस क्या कहेंगे? काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है। बहुत खुश हैं उससे। लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम जरूर बहुत ही जल्दी वहाँ इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड को आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोक्रेटिक सरप्लसेस पैदा हो रहे हैं उसको हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और उसी पर बिल्ड करेंगे बहुत जल्दी। ईवीएम को लेकर, मतदान के आंकड़ों को लेकर जिस तरह से संशय पैदा किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? कल सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे ऑब्जर्वेशन आया। माननीय उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय इस पे दे चुका है। सभी बातें जो कही जानी चाहिए उन्होंने कह दी हैं। इसकी टाइमिंग क्या है, क्यों बार बार ऐसा किया जाता है, कभी इलेक्ट्रल रोल, कभी ईवीएम, कभी वोटर आंकड़ा, इन सब में कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हर बूथ पे, जैसे आज यहाँ वोटिंग खत्म होगी शाम को 6-7 बजे, जब भी लास्ट पर्सन जाएंगे, उसी समय यहाँ कितने वोट पड़े ये कैंडिडेट के एजेंट को हम दे देंगे। 10.5 लाख बूथ पे दिए हुए हैं ऐसे, हर जगह में 2, 3, 4 एजेंट्स बैठे हुए हैं। तो 10 लाख बूथ हैं, 4 भी अगर मल्टीप्लाई करें 40 लाख लोगों के हाथ में है। बदल सकता है हिंदुस्तान में कोई? जो भी हो रहा है इसको हम देश के सामने खुलासा करेंगे, जरूर खुलासा करेंगे कि ये माहौल क्यों बनाया जाता है, किस समय पे बनाया जाता है, क्या इसमें कोई पैटर्न है, क्या ये हर बार ऐसा ही होता है, क्या इसमें कोई समय निर्धारित किया जाता है जिस समय पे किया जाए और ढूंढा जाए कि कहीं से कोई गलती मिल जाए। तो बताएंगे देश को एक दिन जरूर। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो ये आपने देखा कि महत्वपूर्ण लोगों ने किस तरह से जो अपना मताधिकार है उसका अपने मतदान स्थलों पर जाकर उसका प्रयोग किया। और अभी हम आपको कुछ देर में ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि ये छठा चरण कितना महत्वपूर्ण है, किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं, 2019 में वहां पर क्या कुछ परिणाम थे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छठे चरण के लिए मतदान जारी है और ये छठा चरण कितना महत्वपूर्ण है, किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर बताएंगे। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि 2019 में क्या कुछ स्थिति थी। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर आज ये मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण ये 14 सीटें हैं। और इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 सीटें हैं। हरियाणा की 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने अपने मतदान स्थलों पर जाकर वोट कर रहे हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी वहाँ से काफ़ी अच्छा आ रहा है। लोग अपने घरों से निकल कर वहाँ पर अपने मतदान स्थलों पर जा रहे हैं। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार की 8 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। इन 8 सीटों पर आज लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वहां पर जाकर वोट कर रहे हैं। तो ये बिहार की 8 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। और इसके अलावा अगले अगर हम राज्य की ओर चलें तो दिल्ली काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जो 7 की 7 सीटें हैं, इन 7 की 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वहाँ पर जाकर मतदान कर रहे हैं। तो दिल्ली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान है। इसके अलावा उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहाँ पर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने अपने मतदान स्थलों पर जाकर वहाँ पर वोट कर रहे हैं। तो उड़ीसा की 6 सीटें हैं। इसके अलावा झारखंड की ये 4 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। यहाँ पर
लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने अपने मतदान स्थलों पर जाकर वहां पर वोटिंग कर रहे हैं। तो ये झारखंड की 4 सीटें हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की ये एक सीट है जिस पर आज मतदान हो रहा है और जम्मू कश्मीर से काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। लोग खुलकर वहां पर निकल रहे हैं, अपना मतदान का, अपने जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र काफ़ी मजबूत हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में एक सीट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुल कितने उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव में, तो ये आप देख सकते हैं बीजेपी के यहाँ पर 54 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है उसके 25 उम्मीदवार यहाँ पर आज मैदान में हैं। बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी के 54 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। इसके अलावा अन्य की अगर हम बात करते हैं तो 756 उम्मीदवार हैं अन्य के जो मैदान में हैं। कुल मिलाकर 889 उम्मीदवार हैं जो आज मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होना है, जिनका किस्मत आज ईवीएम में बंद हो रही है। इस वक्त लोग जा रहे हैं और अपने अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसको वोट कर रहे हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि 889 जो उम्मीदवार हैं उसमें किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं। एक बार और आपको हम बता दें तो बीजेपी के 54 उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के 25 उम्मीदवार हैं, इसके अलावा बीएसपी के 54 उम्मीदवार हैं। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, छठे चरण की अगर हम बात करें और 2019 के नतीजे आपको बताना चाहें तो 45 सीट आई थी बीजेपी को 2019 में। उसके अलावा 5 सीटें मिली थी इंडिया गठबंधन को और 8 सीटें मिली थी जो अन्य दल हैं उनको 8 सीटें मिली थी। ये 2019 के नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। और आज जिन छठे चरण की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सीटों के ये आंकड़े हैं, 2019 के ये आंकड़े हैं। और अगर हम बात करें कौन कौन जो मुख्य उम्मीदवार हैं आज मैदान में हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उड़ीसा के संबलपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक मुख्य उम्मीदवार, वीआईपी कैंडिडेट जिनको कहते हैं। उसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह हैं, हरियाणा के गुड़गांव से वो चुनाव लड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कृष्णपाल गुर्जर हैं, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हरियाणा के फरीदाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये वीआईपी कैंडिडेट हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुभाष सरकार हैं, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और मेनका गांधी एक प्रमुख उम्मीदवार हैं अगर हम छठे चरण की बात करें, बीजेपी की टिकट पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से ये चुनाव लड़ रही हैं। मनोज तिवारी दिल्ली से ये चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे, आज के छठे चरण के एक प्रमुख कैंडिडेट हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह बिहार के पूर्वी चंपारण से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, छठे चरण के एक मुख्य कैंडिडेट हैं ये। और महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग राजौरी जो सीट है वहाँ से ये चुनाव लड़ रही हैं। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की नेता हैं और आज के छठे चरण की हम बात करें तो एक मुख्य उम्मीदवार हैं। लवली आनंद बिहार के शिवहर से ये चुनाव लड़ रही हैं और आज के छठे चरण की एक वीआईपी कैंडिडेट हैं जो बिहार के शिवहर से उतरी हुई हैं, लवली आनंद। तो ये मुख्य जो छठे चरण के उम्मीदवार हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कहाँ पर जो मुकाबला है, जो वीआईपी कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला है, वो हम आपको बता रहे हैं। नवीन जिंदल, अभय चौटाला, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में वहाँ पर टक्कर है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक तरफ अभय चौटाला हैं, दूसरी तरफ नवीन जिंदल हैं। राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर के बीच में हरियाणा के गुड़गांव में ये टक्कर हो रही है। आज की जो प्रमुख जो कैंडिडेट्स हैं, जिन प्रमुख कैंडिडेट्स के बीच में टक्कर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के गुड़गांव की स्थिति हमने आपको दिखाई। दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में वहाँ पर टक्कर हो रही है। आज छठे चरण की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की हमने बात की। इसके अलावा अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करते हैं तो वहाँ पर बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती, बांसुरी स्वराज बीजेपी की कैंडिडेट हैं, सोमनाथ भारती गठबंधन, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। और उत्तर प्रदेश के अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ पर धर्मेंद्र यादव का मुकाबला है दिनेश लाल यादव से। तो ये उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट में यहाँ पर धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव के बीच में मुकाबला है। तो छठे चरण में किस तरह से स्थितियां हैं, कहाँ पर मुख्य कैंडिडेट हैं, किन किन मुख्य कैंडिडेट्स के बीच में यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, ये हमने आपको दिखाया। अब हम जनादेश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक्सरे कैसे करवाएंगे सर? चुनाव की जो नामांकन पत्र है उसके अमाउंट का एनालिसिस करो ना। तो बहुत सारे नेता लपेटे में आएंगे सर।
बाकी कोई नहीं, नेता ही पहले आने चाहिए। इस चुनाव में क्या जनता के मन में ये मुद्दा उठता है कि उनको एक स्थायी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए? अभी देखिए इनका इंडी गठबंधन के अंदर करता क्या है कि भाई 5 साल 5 प्रधानमंत्री, 5 साल 5 प्रधानमंत्री, एक्चुअली वो ये प्रयोग अलग से हो चुका है। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। छठे चरण के लिए मतदान चल रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और उनकी पत्नी अनुपमा चौहान ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। चीफ ऑफ डिफेंस ने नागरिकों से मतदान की अपील की। हमने अपने अभी लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया है और हम चाहते हैं कि सारे देशवासी इसका करें। तो दिल्ली में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में चाहे दिव्यांग मतदाता हों, बुजुर्ग या फिर पहली बार के मतदाता, सभी अपना वोट डालकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मतदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के मतदाता हैं वो काफी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से सुबह से आज मतदान आरंभ हुआ है, इसी तरह से पूरा दिन मतदान रहेगा। पहली बार के युवा मतदाता हैं, बात करते हैं। कैसा लगा आज फर्स्ट टाइम वोट किया है? बहुत अच्छा लगा। कितना बेसब्री से इंतजार था आपको? बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए तो इंतजार था। और क्योंकि देश के विकास के लिए हमारा सबसे पहला धर्म बनता है, जब हम सारे कामों को, अपने कामों के लिए जब हम सुबह जगते हैं और दूध लेने के लिए जाना हो, बच्चे को छोड़ने जाना हो, तब हम सुबह जल्दी जगने की मन बना लेते हैं। तो देश की बारी हो तो सबसे आराम और लेट सबसे लास्ट में क्यों? हमको लगता है देश जब पहले हमारा, तो देश के प्रति धर्म भी हमारा, कर्म भी हमारा पहले होना चाहिए। बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, कितना जरूरी है वोट डालना? आपने आज वोट डाला है? वोट डालना बहुत ही जरूरी है। हमारे पे भी आर्थराइटिस से फिर भी हम आए, जिम्मेदारी है और इसको निभाना ही चाहिए। वोट डालना एक जिम्मेदारी है और एक आपका फर्ज है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालते हो तो आपका कोई हक नहीं है कि आप प्रशासन को या किसी को बाद में दोष दें। दिल्ली के मतदाता आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग दिल्ली के अंदर हो रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर कुल 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1,52,1936 मतदाता करने जा रहे हैं और ये उत्साह पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। लोगों में पूरा उत्साह का माहौल है। लोकतंत्र के इस पर्व में लोग जमकर अपनी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। विभिन्न जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला रोहतक में मौजूद हैं, गिरीश निशाना दिल्ली में मौजूद हैं, उसके अलावा विशाल बैरिस्टो हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से। उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम मुकेश के पास चलेंगे। मुकेश, अब दिन के करीब 1:30 बज चुका है, क्या कुछ दिख रहे हैं नज़ारे आपको? बिल्कुल चंद्रशेखर, जैसे शुरू में वोटिंग स्पीड में आई थी, ऐसे अब 1:30 बजे के बाद हमने एक बार फिर से देखा वोटर्स जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में टर्नआउट हो रहे हैं, वो मतदाता केंद्र में पहुंच रहे हैं। और इस समय मैं रोहतक के सांपला में हूँ। ये एक हॉट सीट है, यहाँ पर डॉक्टर अरविंद सिंह और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में जंग है, जिनको कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बड़ी हॉट सीट है। अगर 10 सीटों की बात करें, इससे पहले हम रेवाड़ी में थे, वहाँ पर खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का मुकाबला
मुकाबला राजबब्बर के साथ था, तो अच्छे खासे वोटर सुबह देखने को मिले। उसके बाद थोड़ा सा मतदान धीमे हुआ, लेकिन अभी की जो तस्वीर आप पीछे से देख सकते हैं, ये वो गेट है, यहाँ से लोग आकर के और लेफ्ट और राइट ये स्कूल के अंदर तमाम व्यवस्था कर रखी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पैन करके विजुअल दिखाएंगे कि वोटर, महिला वोटर्स, मेल वोटर, बुजुर्ग, सब लोग अपने अपने वोट कास्ट करने के लिए लगातार मतदाता केंद्र पहुंच रहे हैं। और अच्छी खासी गर्मी है, बावजूद उसके वोटर्स इच्छा जता रहे हैं और आकर के वोट कास्ट कर रहे हैं। वो बड़ी बात है, क्योंकि इस समय जो पूरे दिल्ली एनसीआर और हरियाणा का तापमान है वो अपने चरम पर है, बावजूद इसके वोटर्स लगातार आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, जैसा अभी गिरीश ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें अपनी भागीदारी निभाना बहुत ज़रूरी है। देखिए तमाम लोग वोट कास्ट करके भी जा रहे हैं। इसमें सभी विंग के लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हमने कई पोलिंग स्टेशन पे देखा। उनके लिए व्हीलचेयर का अच्छा खासा अरेंजमेंट है, ई रिक्शा का रखा है। तो उन हर एक वोटर को उनके घर से पोलिंग बूथ तक लेकर के आना और वोट कास्ट कराना कहीं ना कहीं जनता के हित में है। और अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन की डिमांड करते हैं तो उसके लिए हर एक वोटर को अपना मतदान करना ज़रूरी है। ठीक है, गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गिरीश, आपके साथ वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं और दिन के 1:30 बज चुका है, गर्मी की चुनौती भी है, उसके बावजूद किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, तेज गर्मी दिल्ली के अंदर है, राजधानी के अंदर, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैं इस समय नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत सफदरजंग एन्क्लेव में मौजूद हूँ, जहाँ पर पोस्ट कॉलोनी है। वहाँ पर कम लोग निकलते हैं, लेकिन इस बार देखने को मिला है काफ़ी संख्या में जो मतदाता हैं वहाँ के, वो अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? तापमान बहुत ज़्यादा है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। गिरीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इतनी गर्मी के अंदर बूथ बूथ पर जाके, एरिया में जाके लोगों की राय ले रहे हैं। सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये जो खाली इलेक्शन नहीं है, ये वोट नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण, ये राष्ट्र हित क्या और हमारे भविष्य का सवाल है। हम चाहते हैं कि ये इस इलेक्शन के जरिए हमारे यहाँ के लोग, देश के, प्रदेश के और हमारे निवासी अड़ोसी पड़ोसी सब एक अच्छे व्यक्ति, एक जो पूरा सिद्धड़ हो, समझदार हो, जिसका विज़न हो, मिशन हो, जिसका ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो और ईमानदार हो, उसके हाथ में हम देश चुनना चाहते हैं, जो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। हम चाहते हैं देश एक मजबूत हाथों में हो, जो हुआ है और अच्छा हो। हम पुराने काम जो किए हुए हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि हम उस चीज़ को रोकना चाहते हैं। और मैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से ही कहूँगा कि ये पर्व राष्ट्र पर्व है और ये इलेक्शन के जरिए हम देश को मजबूत हाथों में देना चाहते हैं और इसमें राष्ट्र निर्माण अपनी आहुति देना चाहते हैं। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे? तापमान बहुत ज़्यादा है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं मतदाताओं के दिल्ली के। देखिए, मेरा ये निश्चित आकलन है कि ये तापमान वातावरण का नहीं, ये देशभक्ति के ज्वार का है। और देशभक्ति का ज्वार हमारे देश में आज इसलिए हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा कि सैकड़ों वर्षों के हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली। आज़ादी मिली का मतलब हमको अपनी सरकार चुनने का एक अधिकार मिला। तो हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दे के सैकड़ों वर्ष तक हमको जो आज़ादी दिलाई है, हम भी ये चाहते हैं कि उनका ऋण उतारने के लिए अपनी अगली पीढ़ी को उसी प्रकार से सुरक्षित छोड़ के जाने का एक वातावरण बना के जाएं। इसलिए हर व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके अपने ही स्वप्न की एक सरकार इस देश के अंदर लाना चाहता है। स्वप्न क्या है? इस देश के अंदर राम राज्य आ जाए। राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य तो तभी आएगा जब श्री राम की प्रतिष्ठा होगी। तो स्वाभाविक रूप से ये जो राष्ट्रभक्ति का ज्वार है, ये एक प्रकार से गेम चेंजर है। और गेम चेंजर होने की वजह से ये देश के भविष्य को सुदृढ़ करने का एक बहुत बड़ा हमको वो नज़र आता है उद्यम। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति का ज्वार है। सर, आप क्या कहेंगे? पसीने छूट रहे हैं लेकिन जय श्री राम, वोट तो डालना ही है जी। अगर राम राज्य लाना है तो अधर्म के ऊपर धर्म की जो विजय होगी जब ही होगी जब हम अपना वोट डालेंगे। और मेरी सबसे अपील है, अपना वोट डालिए और अच्छी सरकार चुनिए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे?
मैं भी यही कहूँगी कि हमें अपने देश के हित में, राष्ट्र हित में, ये देश का चुनाव है, उसके लिए वोट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। इस समय गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखना चाहिए और आके वोट डालना चाहिए। मैम क्या कहेंगे, पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली में उत्साह कोई कमी नहीं। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। हम सभी भाई बहनों से अपील है कि आए और वोट दें, गर्मी ना देखें। आप क्या कहेंगे? काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है। लोग आएं और वोट करें, यही अपील कर सकते हैं और सब वोट दें एटलीस्ट। तो देखा चंद्रशेखर, लोगों में कितना उत्साह है, खुद तो वोट डालने आए हैं, साथ में लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग छूट गए हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें, गर्मी की परवाह ना करें और वोट डालने जरूर पहुंचें। हालांकि अगर 11 बजे तक की बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में 21.69% वोटिंग हुई थी। अभी 1 बजे का कुछ देर के अंदर आंकड़ा सामने आ जाएगा। जिस बूथ पे मैं खड़ा हूं यहाँ पर अभी तक करीब 40% वोटिंग हो चुकी है, तो एक बड़ा आंकड़ा है। करीब 1-1.5 बजे तक इतना वोटिंग होना अपने आप में बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि लोकतंत्र के पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी निभाता नजर आ रहा है। ठीक है, विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेदिनीपुर से। विशाल, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज इस बार विभिन्न चरणों में हमने देखा है, वहाँ पर अच्छा वोटिंग परसेंटेज गया हुआ है। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिस तरह का इस बार प्रचार प्रसार है, उसके बाद सबकी नज़रें इस स्टेट पर लगी हुई हैं। क्या कुछ माहौल है? अभी 1:30 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है। विशाल, आपको हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर। दरअसल आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। हम एक बार फिर आप तक अभी पहुँचने की कोशिश करेंगे। उससे अभी इस वक्त हम मुकेश के पास चलेंगे। मुकेश, जब आपने कई लोग जो वहाँ पर वोटिंग करने आए उनसे आपने बातचीत की होगी, और ये एक मुद्दा जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, देश के चुनाव की बात करते हैं, स्थायी सरकार, मजबूत सरकार, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले, अगर हम 10, 15, 20 सालों की बात करें तो ये कितना बड़ा मुद्दा है लोगों के जहन में इस बार? बिल्कुल चंद्रशेखर, ये एक बड़ी बात है। हर कोई कह रहे हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्डिंग की बात है तो आपको एक स्थायी सरकार की ज़रूरत है। पिछले 10 साल देखा उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रूल किया, उनकी एक सशक्त सरकार देखने को मिली। लेकिन इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट कर रही है। कई लोगों ने सिक्योरिटी विजन पर बात करी, तो कई लोगों ने नेशनल बिल्ड करने की बात करी कि देश का विकास हो, और जो पुराने काम है उनको कहीं ना कहीं लोगों ने सराहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टी है वो भी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं पेश कर रही है। उनका भी कहना है कि उनको अगर मौका मिलेगा तो वो और मजबूती से काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें इस पोलिंग बूथ में, सही कह रहे गिरीश, जो तापमान है वो अपने चरम पर, बावजूद इसके कि वोटर्स टर्नआउट हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। वोट प्रतिशत बढ़ना बड़ी बात है। लोग आ रहे हैं, घरों से निकल करके वोट कर रहे हैं। और कई वोटर्स ऐसे थे जो पहली बार वोट कास्ट करने आ रहे थे, उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहट थी, बड़ा एक्साइटमेंट था, क्योंकि सेल्फी पॉइंट उनके लिए स्टैब्लिश किए गए थे। और जो लाने ले जाने की शेल्टर्स की बात है, शेड्स की बात है, तमाम वो इलेक्शन कमीशन ने ध्यान रखा, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे समय में वोट कास्ट होना, जिस समय टेम्परेचर भी अपने चरम पर होगा, साथ ही साथ मतदाताओं को घर से निकालना होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो भीड़ है, और यहाँ से स्कूल के अंदर से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं और अपना वोट कास्ट करने के बाद दूसरों का इंतजार कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और लगातार इसी तरह से वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि 1 बजे के आंकड़े क्या कुछ बताते हैं। लेकिन जो भी प्रत्याशी हैं उनको भी वोटर का ही सहारा है। अगर उनके पक्ष में या मत में या विपक्ष में वोट जाता है, अगर वोटर टर्नआउट नहीं होता है तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी का जो छठे चरण का मतदान है जोर शोर से जारी है, जनता के बीच में उत्साह है, और तमाम असुविधाओं को दरकिनार करते हुए वो वोट कास्ट करने आ रहे हैं, और उनके लिए हर एक वोट जो है वो कीमती है। ठीक है, अभी हम गिरीश से बात करेंगे, लेकिन विशाल, मेरी आवाज़ आ रही है अब आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मिल रही है चंद्रशेखर। बिल्कुल विशाल, अब आपकी आवाज़ भी आने लगी है यहाँ तक। विशाल, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1:30 बजे से अब ज़्यादा का समय हो गया है, और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज इस बार सभी चरणों में हमने देखा है। आज का क्या कुछ माहौल है वहाँ पर?
देखिए चंद्रशेखर, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल की आवाज़ भी बुलंद रहती है और वोटिंग परसेंटेज भी बहुत शानदार रहता है। 5वें चरण में हमने देखा था कि 73% का आंकड़ा पार किया था। और अभी मैं 1 बजे तक की बात करूं, मैं इस वक्त मिदनापुर के मिशन गर्ल्स स्कूल में हूं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा वोटिंग चल रहा है। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सभी स्टेट से ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, और वो है 54.80, यानी कि आधे से ज़्यादा लोग 1 बजे तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि बंगाल का जो मतदाता है वो कितना जागरूक है। गर्मी ज़्यादा नहीं है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद लोग का हाई वोटर टर्नआउट हो रहा है। मैं इस वक्त पिंक बूथ में हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको एक बार दिखाएं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से दी गई हैं। आप देख सकते हैं वाटर कैंपर है यहाँ पर, ये पिंक बूथ है जिसको महिलाएं चला रही हैं और लोग जो हैं यहाँ पर उनके लिए फैंस लगाए गए हैं। तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। बस एक प्रॉब्लम है चंद्रशेखर, वो ये कि यहाँ पर रूल्स बहुत सख्त है। मीडिया को भी अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। आपके पास पासेस हैं तो भी हमें थोड़ा डिस्टेंस पे रखा गया और मेरे ठीक पीछे लंबी कतार है अंदर। ये एक स्कूल है जिसके अंदर वोटिंग चल रही है और अगर आधे से ज़्यादा लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं बावजूद इसके कि ज़बरदस्त उमस है, तो आप समझ सकते हैं कि शाम तक आंकड़ा जो 5वीं फेज़ का था यानी कि 73%, उसको क्रॉस कर सकता है। और यही एक्साइटमेंट और उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है कि बंगाल की आवाज़ बाकी स्टेट से सबसे ज़्यादा बुलंद रहेगी। आपने बात की कि किस तरह का यहाँ पर प्रचार रहा है, बहुत इलेक्ट्रीफाइंग प्रचार रहा है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने खुद लीड किया है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो उधर टीएमसी भी भरपूर टक्कर दे रही है और टीएमसी का जो पूरी इमेज है और प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि 10 साल का उनका रूल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है, बावजूद इसके जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडिया ब्लॉक जो है उसने भी अपने अलायंस पार्टनर्स दिए हैं, कहीं पर सीपीएम को उतारा है, कहीं पर कांग्रेस है। लेकिन जो एक बात की जाए स्ट्रैटेजी की तो ऑपोजिशन थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो एक कन्फ्यूजन सा नज़र आ रहा है जब हम बात कर रहे हैं कैंपेनिंग की। लेकिन बीजेपी जो है वो बहुत पुरजोर तरीके से कोशिश करी है कि पिछली बार उन्होंने 42 में से 18 सीटें हासिल की थी, इस बार कैसे भी करके उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10 साल का राज देखा है ममता दीदी का बंगाल ने और बीजेपी चाहती है कि वो एक नई उम्मीद की किरण बनकर बंगाल के अंदर आए। चंद्रशेखर, ठीक है, गिरीश के पास हम चलेंगे। गिरीश, अगर हम 2019 के नतीजों को देखें दिल्ली के अंदर के और आज की अगर हम बात करें तो फ़र्क यह है कि 2019 में ये मुकाबला त्रिकोणीय था और आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन है दिल्ली के अंदर में। इसका क्या कुछ फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर? देखिए 2019 की अगर बात की जाए तो दिल्ली की 7 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय था। त्रिकोणीय मतलब कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। तो ऐसे में जीत जो 7 सीटों पर है वो भाजपा की रही थी। लेकिन इस बार के चुनावों की अगर बात की जाए तो इस बार के चुनावों के अंदर इंडी गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। हालांकि भाजपा के 7 सीटों पर उम्मीदवार उतरे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी में लंबे समय तक कार्य करता रहे हैं और अब वो जो है वो बहुजन समाज पार्टी से की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो कहां की जो है वोटिंग काटते हैं। लेकिन ये मुकाबला इस बार कहे जाए तो आमने सामने का एक बार स्पष्ट रूप से साफ देखने को मिल रहा है। कुछ मतदाता हैं, बात करते हैं सर चलना है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे काराकाट लिए चलते हैं। ये अखबार वाले लिखेंगे कि मोदी भविष्यवाणी कर रहा है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं 4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं।
ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा? कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा और बेचारे खड़गे जी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सहते सहते थक जाएंगे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। इनके पास न विजन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है, इनके पास हौसला का नामो निशान नहीं, इनके पास हताशा ही भरी पड़ी है, इनके पास नीति नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, ये सिर्फ नकारापन लेकर के जी रहे हैं। दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराओ के मंत्र पर चली है, लेकिन मोदी ने इनका ये जो डर का गुब्बारा है ना, उस गुब्बारे को ही फोड़ दिया है और हालत तो ये है कि मोदी उनके डर को भी डराता है। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले देश को डराते थे, देश को ऐसा डराते थे और 70 साल से डराते थे। क्या कहते थे? अयोध्या में अगर राम मंदिर बना तो देश में बवाल हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी। आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, कोई बवाल हुआ क्या? कोई खून की नदियां बही क्या? ये डराने का झूठा खेल चलता था कि नहीं चलता था? ये लोग डराते थे, 70 साल से डराते थे। ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से 370 अगर हटा तो ये पाकिस्तान में चले जाएंगे, अगर 370 हटा तो आग लग जाएगी, अगर 370 हटा तो देश में बम धमाके होंगे। भांति भांति की धमकियां और डर पैदा करना। मोदी इनकी न धमकियों से डरा है, न कभी रुका है। धारा 370 हटा के नहीं हटा, धारा 370 की दीवार गई कि नहीं गई? कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच की ये दीवार को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? सीना तान के तोड़ा कि नहीं तोड़ा? मुझे बताइए, कहीं आग लगी क्या? कोई पाकिस्तान भाग गया क्या? देश में बम धमाके हुए क्या? डराते थे। साथियों, ये डरपोक कांग्रेस और ये डरपोक आरजेडी वाले अभी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, डरो, डरा रहे हैं। खुद में मसाला खाली हो गया तो उधर का मसाला दिखाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला करके चले जाते थे, ये डरपोक लोगों के कारण। मोदी
इनकी तरह डरता नहीं है। मोदी ने सेना को कहा, जाओ घर में घुस करके मारो। आज पाकिस्तान कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। इसी कांग्रेस के राज में, आरजेडी के राज में ये नक्सलियों ने सबको डरा करके रखा था। मोदी डरता नहीं। आज नक्सलियों की सफाई पुरजोश चल रही है। साथियों, यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए। तो काराकाट से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। वहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और हम बात कर रहे हैं छठे चरण में किस तरह से मतदान चल रहा है। विभिन्न इलाकों में जो हमारे रिपोर्टर मौजूद थे उनसे हमने बातचीत की। आइए आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। अनंतनाग में हमारे संवाददाता ऋषि कुमार वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ऋषि, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पूरे भारत में छाया हुआ है। अभी प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ का जिक्र कर रहे थे, धारा 370 हटाने का जिक्र कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गई। साथ ही साथ अभी जो पिछले चरणों का वहाँ पर मतदान हुआ है, काफ़ी अच्छा वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज आया है। आज क्या कुछ चल रहा है? देखिए चंद्रशेखर, जहाँ तक इस समय जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें तो मतदान जो चल रहा है वो बेहद अभूतपूर्व कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो मतदान का प्रतिशत है 1 बजे तक का 35% से अधिक मतदान हो चुका है। और कुछ इलाकों में अगर मतदान देखें, खासतौर से पुंछ और राजौरी के इलाके में, इस समय अगर हम राजौरी में देखें तो 52% मतदान हो चुका है और पुंछ में करीब 47% मतदान हो चुका है, जो ये बता रहा है कि किस तरीके से एक जबरदस्त मतदान यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और इस पूरी सीट को अगर हम देखें तो इसमें कश्मीर का इलाका है तो जम्मू का भी इलाका है, और जम्मू के इलाके में मतदान बहुत ज्यादा प्रतिशत चल रहा है। मुझे लगता है कि शाम तक पुंछ और राजौरी में ये मतदान का प्रतिशत है 70% के आसपास जा सकता है, क्योंकि 50% से ऊपर का मतदान अभी राजौरी में हो चुका है। जहां तक अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग के इलाके में कुछ मतदान का प्रतिशत कम है, एवरेज से कम है, यानी कि जो 35% मतदान है उससे थोड़ा सा कम है, यानी 21 और 22%। जो अनंतनाग शहर है उसमें 21% है, और वहीं अनंतनाग जो वेस्ट के नाम से जो विधानसभा सीट है उसमें करीब 25% मतदान है। इसके अलावा जो अलग अलग इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में मतदान की खबरें ज्यादा हैं, वहां पर प्रतिशत ज्यादा है। और कुल मिलाकर जैसे कि आपने जिक्र किया कि धारा 370 हटने के बाद जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी, उसके बाद यहाँ पर हमने एक और खास बात देखी कि लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार का जो मतदान हो रहा है, ठीक है ऋषि, आपको रोकना पड़ रहा है हमको। दरअसल हमको कांगड़ा जाना है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये जब हिमाचल में जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं। उस वक्त ईवीएम अच्छा है,
और लोकसभा में जब हारेंगे तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। आज खड़गे साहब यहां आए हुए, हिमाचल में आए हुए। खड़गे साहब 4 तारीख तक घूम लो, 6 तारीख को हार का ठीकरा आपके सर पर फोड़ना तय है, आपके सर पर। ये भाई बहन तो पूरे हो नहीं सकते। राहुल जी और प्रियंका जी को कुछ नहीं होगा। खड़गे साहब का इस्तीफा लेकर खड़गे साहब का हार का ठीकरा फोड़ने का कारण एक कांग्रेस पार्टी। और राहुल बाबा, एक बात मैं बताता हूं आपको, 6 तारीख को किसी जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि राहुल बाबा का कार्यक्रम है, 6 तारीख को राहुल बाबा बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर जाने वाले हैं। हिमाचल वालों, आपको पसंद है 2 खेमों के बीच में। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो थोड़ा गर्मी बढ़ते ही देश के बाहर छुट्टी करने चले जाते हैं। भाई तो जनादेश कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री द्वारा दूरदर्शन न्यूज को दिया गया इंटरव्यू। नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती, दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।